साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज बाबा साहब की संकल्प भूमि के बारे में बात कर रहा हूँ और चैप्टर बहुत संक्षेप में रहेगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं एक भंते जी को सुन रहा था और भंते जी बड़े गौरवान्वित होकर भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि हमें जो बड़े बड़े घर रहने को मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही है और ये बाबा साहब के कारण मिल रही है और हम मज़े में हैं आज। तो ये उनका अपना आकलन है, ये उनकी अपनी सोच है भंते जी की, और इसलिए हमको बाबा साहब के आंदोलन को कुछ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ये उनका मोटिव हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुश्मन अपने तरीके बदलता है, दुश्मन अपने तरीके बदलता है और उसके तरीके अपने काम करने के तरीके होते हैं। आज भी छुआछूत हो रही है, तरीका बदल गया है। छुआछूत हो रही, तरीका बदल गया है। आज भी अत्याचार हो रहा, तरीका बदल गया है। और इसलिए हमें अपना संघर्ष, अपना आंदोलन जारी रखना होगा। और आंदोलन का तरीका जो है वो हमारा न्यायिक आंदोलन का तरीका होना चाहिए। अभी हमें जो क्रांति करनी है वो क्रांति कॉन्स्टिट्यूशनल क्रांति करनी है। बाबा साहब जाने के बाद में बाबा साहब ने जो दो बड़े काम किए, जो दो बड़े काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन दो बड़े कामों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया है, पहली बात। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के साथ में हमें तथागत का धम्म दिया, दो बात। तो पहली बात इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, ये समझने की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हम प्रैक्टिकली रूप से आज देख रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए, लेकिन वायलेशन का तरीका जो ढूंढ के निकाला, इस प्रकार के एक्ट या विधियां बनाई जा रही है कि अभी मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में सरफेसी एक्ट 2002 बना हुआ है, आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में। क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 ने बैंकों को इन्हांस पावर दिए। इन्हांस मतलब इतने पावर दे दिए है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। लोन वसूली के नाम पे इतना पावर दे दिए कि 17 सितंबर 1917 को बाबा साहब का सामान पारसी धर्मशाला से बाहर फेंका गया था आधी रात में। और बाबा साहब वट वृक्ष के नीचे जाके रो रहे थे कि मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मेरा सामान फेंक दिया गया। कमी केवल इतनी थी कि वो हिंदू धर्म या ब्राह्मणिज्म के हिसाब से ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बना के रखी थी, उस व्यवस्था के हिसाब से वो शूद्र थे। तो ब्राह्मणों ने जो गुलामी का अपना सिस्टम धर्म के नाम से स्थापित किया था, हिंदू धर्म के नाम से स्थापित किया था, उस धर्म के हिसाब से वो वर्ण बाह्य थे। वर्ण व्यवस्था में तो ठीक है भाई, किसी को सेवा का अधिकार दिया था, तो किसी को व्यापार का दिया था, तो किसी को युद्ध का दिया था, तो किसी को ज्ञान बांटने का दिया था। लेकिन इनको तो अधिकार बाह्य थी, ये अनटचेबिलिटी में आते थे। लेकिन अंग्रेज होने के कारण इनको पढ़ने का अधिकार मिला, और पढ़ने का अधिकार मिला तो अधिकार मिला तो सयाजीराव गायकवाड़ इन्होंने इनको स्टाइपेंड दी थी पढ़ने के लिए, और उसके अनुसार इनको 10 साल वहाँ नौकरी करना था। तो उनको जो नौकरी करना था, तो नौकरी करने के लिए वो आए, सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे, तो उनको कुछ जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो वो पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर रह रहे थे, लेकिन पारसियों ने पहचाना कि पारसी नहीं है। तो वहाँ पे कि भाई पारसी नहीं है, अछूत है, नीची जाति का व्यक्ति है, यहाँ क्यों रह रहे, इसलिए उनका सामान फेंक दिया गया। और बाबा साहब उस पेड़ के नीचे रोते रहे और उन्होंने कहा
कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसा होता है तो फिर बाकी जनता का क्या। और इसलिए बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन किया और 27 नवंबर इनफैक्ट जो तारीख है वो थोड़ा सा और रिकॉल करना होगा। 1927 को महाड़ में उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया और पीने के पानी का अधिकार भी दिलाया और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिया का 1950 में जो लागू हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का लागू हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो वो लोग जो एनिमी थे जिन्होंने धर्म के नाम पे वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जाति व्यवस्था बनाई, वो चुपचाप बैठे। वो चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने भी कानून की पढ़ाई की, वो भी जजेस बने, वो भी धार्मिक साधु कथाकार बने और वो भी संसद में गए, वो भी विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, सारी चीजें बनी। तो एक साइड में वो है और वो संविधान की बाल की खाल निकालने का काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये संविधान इंप्लीमेंटेशन नहीं हो तो रास्ता निकालते रहते। तो सरफेसी एक्ट उसी में से निकाला हुआ एक रास्ता है और जो वो एक्ट बना हुआ है वो आर्टिकल 13 जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाली या शिथिल करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा संसद। तो पहला उस आर्टिकल का ही उल्लंघन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो भी सरकार रही थी उस वक्त की, उसने सरफेसी एक्ट बनाया, इसलिए उस एक्ट को सबसे पहले खारिज करने की जरूरत है। दूसरी चीज, उस एक्ट के तहत जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो बदमाशी बैंक, तहसीलदार, कलेक्टर और कोर्ट के माध्यम से हो रही है, वो भी भयंकर तरीके से देश के अंदर में कोलाहल मचाने वाली है कि उनको समझ में नहीं आता कि बारिश का सीजन है, घर के अंदर कोई बीमार है, कुछ है, आते हैं, फोर्स लेके आते हैं, धड़ाधड़ ताला लगा देते हैं, घर का सामान नहीं निकालने देते हैं, अपमानित करते हैं और कुछ बोलने जाए कुछ तो अंदर कर देते हैं, धाराएं लगा देते हैं। तो आदमी को ये एक्ट बाध्य कर रहा है, सरफेसी एक्ट बाध्य कर रहा है। इसमें बार बार अमेंडमेंट भी हो रहा है, लेकिन इससे बैंकों को और बैंक के अंदर में जो जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं इनको बहुत बड़ा पावर मिल गया। इन्होंने चुन चुन के SC ST OBC के लोगों के ऊपर अन्याय करना चालू कर दिया है। अगर एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो आप देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा टारगेटेड किया है सरफेसी एक्ट ने, सबसे ज्यादा टारगेटेड किया है और सबसे ज्यादा जुल्म और जादगी करना शुरू कर दिया है इस एक्ट के माध्यम से। क्योंकि कोई भी आदमी का पहला ये होता है कि जैसे हमारे पास में बचपन में घर ही नहीं था, तो हमारे पिताजी तो मकान को देखते देखते मर गए। तो हमारे को लगा कि भाई हमें बंगला बनाना चाहिए, हमने बंगला बनाया। हमने बंगला बनाया तो कोविड आया। कोविड के अंदर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को थोड़ा सा अकल होनी चाहिए कि भाई कोविड इतना बड़ा है, फेज 1 और फेज 2 आया। 2 आया तो 2 के अंदर में करीबन मेरे दोस्त रिश्तेदार करीबन 47 लोग एक्सपायर हुए। हमने केवल बैंक को यह कहा कि भाई टाइमिंग बढ़ाओ, टाइमिंग, क्योंकि जो सरफेसी एक्ट मतलब जो कोविड वाला टाइमिंग था, जो गैपिंग था, उसको आगे बढ़ा दो, हमारे लोन को उधर से उधर ट्रांसफर कर दो, हम ज्यादा समय ये दे देंगे। और बैंक ने एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन, लेकिन बैंक ने बाद में जवाब दिया कि हम आपका नहीं बढ़ा सकते और सट के साथ उसने एनपीए के अंदर में डाल दिया। एनपीए के अंदर में डाला और उसने कहा कि अब आपका 2-3 साल का जो 2 साल का पैसा अब ये तुरंत जमा करो। तो हमने पैसा जमा किया, मतलब हमने इतने स्पीडली पैसा जमा किया कि अभी हमारा एनपीए से बाहर आने के लिए करीबन 1-1.5 लाख ही रुपया बाकी था। वहां पर जाके मिस्टर रंजन कुमार पानी, इस आदमी ने, इस बेईमान ने
कलेक्ट्रेट में जाके क्या क्या इसने ये काम किया कि वहां जाके हमारा जो किराए का मकान था जिसमें हम पहले रहते थे वहां का एड्रेस दिया उसके वकील के माध्यम से, और हमें कलेक्टर के सामने उपस्थित नहीं होने दिया, और एक तरवाई कार्रवाई करते हुए हमारे खिलाफ में ऑक्शन का ये निकाल लिया कि इनका मकान जब्त किया जाए, पुलिस फोर्स भी भेजी जाए, तहसीलदार को भेजी जाए, क्योंकि पैसा नहीं भर रहे, जबकि हम पैसा बहुत सारा भर चुके थे। फिर दूसरा काम, इसने अपना ही बैंक का जो दोस्त था अजय कुमार सिंह, उसको साथ में लेके उसके बाप के नाम से उसको और थोड़े से लोगों को बुला के दबे पाव उसको ऑक्शन कर दिया। फिर मेरे से मैंने क्या किया कि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये कार्रवाई आई है, तहसीलदार से कार्रवाई आई, तो मैंने डीआरटी के अंदर में केस डाला। डीआरटी के अंदर में मैंने केस डाला तो डीआरटी ने मुझे कहा कि 20 लाख रुपए जमा करो, तो मैंने उनको बोला मैं 20 लाख जमा करूंगा, और एप्लीकेशन दिया कि 60 दिन में जमा करूंगा। उन्होंने कहा 60 दिन नहीं 30 दिन में जमा करो। मैंने कहा सर मेरे पास 60 दिन में पेमेंट आ रहा, मैं कर रहा हूँ 20 लाख। तो पहला पेमेंट मैंने टाइम पे जमा किया, सेकंड पेमेंट में हम लोग 1 महीने का टाइम दिया था, तो हम लोग करीबन 25 से 27 दिन उसमें लेट हुए। उसके लिए मैंने 45 दिन का टाइम मांगते हुए एक एप्लीकेशन बैंक को भी दी, डीआरटी को भी दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए बैंक से मुझे फोन आता है कि आप पैसा जमा कर दीजिए, और मैंने फिर सेकंड किस्त 10 मई को जमा की 2023 को। 10 मई को जैसे ही मैंने पेमेंट जमा किया, उसके 16 मई को मेरे पास एक लेटर आता है, और उस लेटर पे तारीख लिखी रहती है 9 मई 2023। 9 मई 2023 को एक तारीख का ऐसा ये दिया जाता है कि हमने आपका सेल लेटर जारी कर दिया। और कब कर दिया? हमने अप्रैल में ही जारी कर दिया। तो भाई आपने अगर मेरी संपत्ति अगर किसी को बेची, सेल की, तो उसकी जानकारी आप मेरा 10 लाख रुपया दूसरी किस्त लेने के बाद 16 तारीख को मुझे बता रहे हो, और ये कह रहे हो कि हमने पहले ही आपका सेलिंग कर दिया। जब आपने पहले सेलिंग किया तो फिर आपने मेरा पैसा 10 मई को क्यों लिया? फिर उसके बाद उनका फोन आता है कि और भी पैसा जमा करो। फिर मैं 2 लाख रुपए और जमा करता हूं। अब वो डीआरटी ने जो आदेश दिया था उससे ज्यादा का जमा किया मैंने, फिर 2 लाख जमा किया। फिर मेरे पास में पैसा आया और मैं पैसा लेके गया कि अब ये मेरा पूरा पैसा सेटल करो, अब जो कुछ आपका बाकी है ले लो और मेरा पैसा सेटल करो और मुझे रजिस्ट्री दो। तो उन्होंने कहा, लिख के दिया कि आपका केस डीआरटी के अंदर में चल रहा है, तो डीआरटी ही इसको फाइनलाइज करेगा, डीआरटी इसको फाइनलाइज करेगा। और उधर से उन्होंने अपने वकीलों की टीम लगाई, और वकीलों की टीम के माध्यम से क्या किया कि डीआरटी ने जो आदेश दिया था कि आपको आपने जो लेट थोड़ा सा सेकंड किस्त लेट किया तो ये माफ किया जाता है, और माफ किया जाता है इसलिए अगर इन्होंने वो 10 लाख रुपए का भी वहाँ डीआरटी के अंदर में जिक्र नहीं किया। हमारे वकील की तो गलती रही थी, लेकिन इन्होंने भी, हमने रसीदें भी लगाई। तो फिर भैंसबाजी में वकील ये कहता है कि हमने 10 लाख तो जमा कर दिया 10 मई को। तो डीआरटी का जज ये लिखता है कि 10 तारीख को अगर आपने जमा किया तो सेल लेटर जारी नहीं किया जाए, सेल लेटर जारी नहीं किया जाए अगर पैसा, क्योंकि ये इतना छूट दी जा सकती है। लेकिन बैंक के मैनेजर ने सेल लेटर पहले ही जारी कर दिया था, जबकि जजमेंट अधूरा पड़ा है। जब जजमेंट अधूरा पड़ा है तो बैंक का मैनेजर कैसे लेटर जारी कर सकता है? जजमेंट का उसको इंतजार करना है। फिर जजमेंट का उसने इंतजार नहीं किया, कोर्ट बोल रहा है, डीआरटी कोर्ट जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो बोल रहा है कि जारी नहीं कर सकते, और इसने जारी कर दिया। तो ये कोर्ट के ऊपर में जाके काम कर रहे थे बैंक, और फिर इनको लगा कि हम फंस रहे हैं, तो इन्होंने फिर एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी कि इनको 30 दिन का ही टाइम देना था, इन्होंने क्यों ज्यादा टाइम दिया, इसके लिए पिटीशन डाल दी। और फिर फाइनल पिटीशन के वक्त वो डीआरटी के सामने खड़े होके वकील बोलता है कि हमने आपके खिलाफ में पिटीशन डाली क्योंकि आपने जजमेंट में ये लिखा है कि इनका टाइम माफ किया जाता है, ये आपने जजमेंट दिया। उसने ये नहीं लिखा कि हम पहले ही सेल लेटर जारी कर चुके हैं सामने वाले को। मतलब संपत्ति दबाने का तरीका, संपत्ति दबाने का तरीका कोर्ट के माध्यम से, वकील के माध्यम से, ये पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से ये किया। फिर वहां से उन्होंने निर्णय दिया, किसने? डीआरटी ने, कि आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया, उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। घुमा फिरा के ये जजमेंट दिया कि अभी आपका 45 का मकान इनको सौंप दिया जाता है, अपना अपना खर्चा वहन करे। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हमने डीआर80 इलाहाबाद के अंदर में केस डाला।
इलाहाबाद में सेवा एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन के अंदर में इंटरिम रिलीफ मांगा। इंटरिम रिलीफ हमने जब मांगा तो इंटरिम रिलीफ मांगने पर वहां का पीठासीन अधिकारी ये कहता है कि भाई स्टे का ऑर्डर दो। वो बोले अभी रह तो रहे वहां पे, जब रह रहे वहां पे तो क्या प्रॉब्लम है, जब वहां पे रह रहे तो क्या प्रॉब्लम है। और उसने स्टे नहीं दिया तो 3 जुलाई को 2025 को तहसीलदार महोदय के आदेश पर बैंक वालों ने प्राइवेट एजेंसी को बुला के भरी बारिश के अंदर में, जिस दिन बारिश थी, मेरे पत्नी और बच्चों को ताला तोड़ के बाहर निकाला और कपड़े भी नहीं निकालने दिए, बच्चे के सामान भी नहीं निकालने दिया। और जो बाबा साहब के साथ में जो घटना हुई थी उससे भी बर्बर घटना हमारे साथ में हुई। 3 जुलाई 2025 को बाबा साहब को तो केवल अछूत के कारण निकाला गया था, लेकिन हमने तो बैंक में पैसा भी जमा किया था। हमने तो 35 लाख के लोन के बदले 45 लाख रुपए जमा किया था। उसके बाद में भी आतंकवादियों को जैसे निकाला जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा देशद्रोह का काम किया, उस तरीके की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत में, शासन के नाक के नीचे यहाँ के ऑफिसरों के माध्यम से हाई कोर्ट के उस जजमेंट को कि एक तहसीलदार के विरोध में कार्रवाई हो रही है, अगर हमने नहीं निकाला तो हमारे विरोध में भी कार्रवाई, तो हाई कोर्ट का डंडा अपने दिमाग पे रख के कार्रवाई करने की कोशिश की और हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया। हमने मानव अधिकार के अंदर में एप्लीकेशन दी, सीएम इसमें किया, अजाक्स थाने के अंदर में दिया, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई। फिर कल का जजमेंट और आज आने वाला है, जजमेंट आज आने वाला, अभी जजमेंट आएगा, उसमें रिलीफ की बात हाई कोर्ट ने की है। अब आगे देखते डीआरडीटी क्या करता है। 90 दिन हो गए लगभग हम लोग बाहर है, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हमारा बेसिक कोई ऐसा बेसिक नहीं है। केनरा बैंक का उच्चाधिकारी मुझे कहता है कि हमारे पास 300 वकीलों की टीम है, 300 वकीलों की टीम है, हम इंस्टीट्यूट है, और तुम्हारे फाइल को हम फुटबॉल बना देंगे। कितना लड़ोगे तुम? और मैंने देखा, जब ग्राउंड लेवल पे जाके देखा लोगों के साथ क्या क्या हो रहा। मैंने एक रायपुर के मुस्लिम आदमी को देखा, वो बोलता है कि हमारा मकान भी केनरा बैंक ने लिया, और बोले मेरे को 2 बार अटैक हुआ। तो मैं इन बदमाश और बेईमान और एक करप्शन वाले लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि तुम संसद में बैठ के जो एक्ट पास कर रहे हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हो, और हमको, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को तुम किसी न किसी कानून के दायरे में बात कर रहे हो और फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुम याद रखना, तुम फंसा नहीं पाओगे। तुम अपने बारे में सोचना, अगर इस देश में तुम्हें रहना है, और मानवता के हिसाब से, तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करो। और मैं इसलिए बंते जी को ये बोल रहा हूँ कि तुम भाषणबाजी कर रहे हो वहां पे बैठ के, बंते जी, और बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को गाड़ी मिली, बंगले मिले। किधर मिले बंगले गाड़ी? कहाँ मिले? हमने संपत्ति अर्जन करने की कोशिश की, किसको मिले? जो लोग वर्णव्यवस्था, जाति व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं उनको मिले हैं, जो लोग अंधविश्वास का सपोर्ट कर रहे हैं उनको मिले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे अपना काम कर रहे हैं उनको कहाँ मिले? उनके रास्ते में तो आप अड़ंगे डाल रहे हो, उनको बदमाश और बेईमान घोषित करने की कोशिश कर रहे हो। और इसलिए अगर बैंकों के हिसाब से देखा है तो कर्जदारों का सुसाइड रेट बढ़ चुका है इस देश के अंदर में, और आप बैठे हो तो आपको आर्टिकल 19 के अंदर में बोलने का जो अधिकार दिया उसका तो उपयोग करो। फंडामेंटल राइट में बोलने का अधिकार दिया ना। नहीं साहब, बोलेंगे तो क्या कार्रवाई होगी? आपके पास में प्रूफ के दस्तावेज है। मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर मेरे हाथ से गलती अगर होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। मेरे हाथ से अगर गलती भी होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। हम इस देश का पूरा बंटाधार करने में लगा है हमारे नेता। और इसलिए अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर में जो H1 वीजा के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है तुम्हारे साथ में? तुम्हारी औकात इतनी खराब है कि अपने देश के साथ। तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था,
कि मैं एक ऐसा दस्तावेज तैयार करके जाऊंगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर लायक नहीं है, नालायक अगर है, तो संविधान का बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि वो नालायक अपने सामने ले आएंगे। और संविधान कितना भी बुरा हो और चलाने वाले अगर लायक है, अच्छे लोग हैं, तो संविधान कितना भी बुरा तो भी अच्छा काम हो जाएगा। सारी सच्चाई संविधान के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर संविधान के अनुसार अगर काम नहीं हुआ और कुछ संविधान कुछ नहीं तो मैं जला दूंगा, बोले संविधान क्या काम करेगा? और जलाने वाला मैं पहले नंबर का आदमी हूँ। क्या जब संविधान लागू ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे संविधान की पूजा करके? तो लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा वर्किंग है कि उसको लागू करना। तथागत ने धम्म दे दिया, लेकिन धम्म को लागू करना, उसको समझना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना। बाबा साहब ने संविधान दे दिया, संविधान को समझना, उसको लागू करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लागू करने की भूमिका इन सोशल लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, जो पत्रकार है, जो यहाँ की जनता है, यहाँ का शासन है, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का नागरिक है, इसकी जिम्मेदारी है। और तुम गधे लोग हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, संविधान को पढ़ते नहीं हो, संविधान को समझते नहीं हो कि इसमें क्या है, क्योंकि तुम्हें लगता संविधान एक दस्तावेज है। अरे संविधान के अंदर पूरे फंडामेंटल राइट्स है, तुम्हें जब पता ही नहीं रहेगा तुम विरोध क्यों करोगे? मैं विरोध क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने फंडामेंटल राइट को पढ़ा है, उसको समझा है, उसको जिया है। मैं फंडामेंटल राइट्स को, जब मेरे एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है तो वो बोले इधर नहीं चलते फंडामेंटल राइट्स, या तो शासन का डंडा चलता है, शासन के अधिकार चलते। और जब मैं पुलिस के अंदर गया तो वही चीज दिखी, मैं मीडिया के अंदर में गया वही चीज दिखी। तो शासन, इधर संविधान का शासन ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपको संविधान की जानकारी नहीं है। आप दारू पीने में मस्त हो, देवी जागरण में मस्त हो, आप कथा कहानी सुनने में मस्त हो, आपको फंडामेंटल का जन जागरण कर ही नहीं रहे हो। आप अपने नौकरी में मस्त हो, आप ऊपर का कमीशन खाने में मस्त हो, आप बंगले बनाने में मस्त हो, क्योंकि आपको लगता है कि बाकी लोग हो रहे नहीं पीड़ित, मैं तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे लोग ही दुश्मन के साथ मिलके उस सिस्टम को करप्ट करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मेरे ऊपर जो एक्शन हुआ वो एक्शन कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में हमारे कर्मचारी बहुत है, आईएएस बहुत है, आईपीएस बहुत है, और सबके मैं टच में हूं, लेकिन औकात नहीं उनकी, 2 टके की औकात नहीं, फोन लगाने की औकात नहीं। ये केसीएस को मैंने बोला, बोले कलेक्टर को फोन नहीं कर सकता मैं, तो मैंने उसको मैसेज लिखा कि मुझे खुशी है कि मैं आईएएस नहीं बना। क्या उसको अब कुछ भला बुरा तो कह नहीं सकता, लेकिन उसको लिखा कि मैं खुशी है, आई एम हैप्पी कि मैं आईएएस नहीं बना। क्या करूंगा ऐसा गधा आईएएस बन के? केवल पैसा कमाने के लिए आईएएस बनूंगा? क्या करूंगा वो मुख्यमंत्री बन के जो अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता? और क्या प्रधानमंत्री बन के करूंगा जो अपने आदेश का पालन नहीं कर सकता, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकता? तो ऐसे पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। अगर उस पोस्ट में बैठो और उस पोस्ट का पावर ही इस्तेमाल नहीं कर सको तो गधा बन के क्या करना है? ऐसे हमारे बहुत सारे गधे लोग हैं, मंत्री बने हैं, गधे लोग हैं जो संसद बने, लेकिन संसद में कुछ समाज के विरोध में कुछ होता है तो बात नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। तो ये जो मेरे साथ में जो हुआ वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत में हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने किया वो रंजन कुमार पानी ब्राह्मण था, इधर के लोग जाति भेद के आधार पे हमारे साथ छुआछूत कर रहे थे। जिन्होंने एक्शन में भाग लिया उनके साथ में जो लोग थे वो सारे के सारे जाति भेद मानने वाले लोग थे। विशेष समुदाय के लोगों ने हमारे साथ में ये किया, जाति भेद किया। और वो प्राइवेट एजेंसी का वो आदमी था, वो भी ब्राह्मण था, तिवारी था, उसने भी जाति भेद के आधार पे किया। सारा का सारा जाति भेद के आधार पे किया गया वर्किंग है। और गलती से उन्होंने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया। मैं गलत आदमी अपने आप को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कुछ करेगा नहीं, चुपचाप जाके निकल जाएगा, चुपचाप रोएगा, गाएगा, ये करेगा। मैं रोऊंगा, गाऊंगा नहीं, मैं समाज के बीच में जाऊंगा, मैं समाज के बीच में जाऊंगा, मैं इस सत्ता को ललकारूंगा, मैं इस सत्ता को ललकारूंगा, मैं इस सत्ता को ललकारूंगा और उनको समझाऊंगा कि तुमने कहां पे हाथ डाला है, तुमने कहां पे हाथ डाला है, तुमने गलत जगह पे हाथ डाला भाई साहब, गलत जगह का हाथ डाला तुमने। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास में पावर है तो तुम साला बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे? हाँ, तुम्हारे पास पावर है, तुम बहुत कुछ कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, जनता चुपचाप बैठेगी। अच्छा, और तुमको क्या लगता है कि हम अपने हाथ में कुछ असंवैधानिक काम करेंगे? हम बिल्कुल असंवैधानिक काम नहीं करें, हम संविधान के दायरे में ही काम करेंगे। रगड़ रगड़ के तुमको लाएंगे संविधान के दायरे में। सालो मूर्खो, हरामखोरो, संविधान के नाम पे शपथ लेते हो, ईश्वर की शपथ लेते हो कि संविधान के अनुसार काम करूंगा, संविधान के अनुसार लोगों की, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लोगों का वायलेशन हो रहा है, उसका बचाव नहीं कर रहे हो। काय के लिए मानव अधिकार आयोग बनाया तुमने?
काय के लिए बना? क्यों कलेक्टर बैठे हो वहां पे बन के? क्यों मुख्यमंत्री बने हो? क्यों पुलिस बन के बैठे हो? तुम्हारी औकात नहीं तो पद में त्याग दे दो, पद का त्याग दे दो। क्यों न्यायाधीश बने हो? और क्या कर रहे हो लोगों के साथ में? तुमने अपने आप को क्या समझ लिया? क्यों आईएएस ऑफिसर बने हो? मूर्ख बनाने के, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए? कि नेपाल जैसी क्रांति और लोग करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर हम कब तक रोक पाएंगे उनको, तुम लोगों की हत्याएं करने से और ये करने से? बहुत समझा रहे हैं हम लोगों को, बहुत समझा रहे हैं हम लोगों को, बार बार समझा रहे। हॉस्टल में था मैं, 3 हॉस्टलों का वर्चस्व करता था, 1000 स्टूडेंट का नेतृत्व करता था, 7 साल तक नेतृत्व किया, लेकिन एक के ऊपर भी केस नहीं बनने दिया। हमने शांतिवादी आंदोलन किया। लड़के बोलते थे, गुस्सा होते थे जब उनको कुछ मिलता नहीं था, बोलते थे आज पुलिस की पिटाई करेंगे। मैंने कहा पुलिस हमारे संरक्षण के लिए, उनको नहीं करना, हमको आवेदन देना है। वो बोलते थे हमको गाड़ी जलाना है, बोलते थे गाड़ी नहीं जलाना है, गाड़ी नहीं जलाना है, हमको शांति पद यात्रा निकालना है, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब ने नहीं सिखाया, हमको ऐसा नहीं सिखाया। बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन किया, और जब हमारे लोगों का खाना फेंका गया तो बाबा साहब ने कहा कि तुम, हमारे लोग भी बहुत खूंखार लोग थे, भीमा कोरेगांव वाले लोग थे, वो भी कुछ सामान्य नहीं थे। बाबा साहब के सामने बोले कि बाबा साहब हमको आदेश तो दो बस आप, हम उनको बताते अभी उनकी चटनी करते, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, हम उनके न्यायालय में जाएंगे। और बाबा साहब न्यायालय में गए और अपने राइट्स लेके आए। तो बाबा साहब कहते हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, अभी रक्त रंजित क्रांतियों की जरूरत नहीं है, संवैधानिक क्रांति की जरूरत है। हमें इस देश के अंदर में संवैधानिक क्रांति करने की जरूरत है। अगर चुनाव आयोग वोट बैलेट पेपर पे नहीं लाता है, जानबूझ के अगर वो गड़बड़ी कर रहा है मशीनों के अंदर में, अगर चुनाव आयोग, तो जनता को बाहर निकालने की जरूरत है, जनता को बाहर आने की जरूरत है। आपके वोट का अधिकार अगर वो छीन रहे हैं, आपका वोट का अधिकार अगर सही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आप गुलाम हो जाओगे। आप ये मत सोचिए कि आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आपके ये जो साधु संत काम कर रहे हैं, कथा वाचन, ये आपको गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, ये बात समझना। ये आपको गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, आपको स्वर्ग का लालच दे रहे हैं, आपको नरक का डर दिखा रहे हैं, और ऐसा करके आपके सामने भजन कर रहे हैं, देवी के भजन और कीर्तन ये करने वाली, ये गुंडा गिरदी वाली जो टीम है, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सपोर्ट करती है, जो बोलती है कि हम मनुष्य मूर्ति को मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते। और इतना बोलते ही वक्त देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दायर होना चाहिए, लेकिन इस देश में नहीं हो रहा, इस देश के अंदर में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? कोई कहता कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, ड्राफ्टिंग नहीं लिखा, वो तो कोई दूसरा आदमी था, राव था कोई। बाबा साहब को डाउन करने की कोशिश की जा रही, और हम लोग चुप है। हमारी पार्टी के नेता लोग कुछ अपना थोड़ा बहुत हासिल करने के लिए अपने आप को बड़े महान बने हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी छोटी छोटी संस्था है, अपने आप में एक किटी पार्टी जैसी चल रही है, बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। क्या बाबा साहब ने आप लोगों को आजाद इसलिए किया है, संविधान इसलिए दिया है कि एक छोटे लेवल पे काम करो, छोटे आदमी बन के रहो? क्यों संविधान लागू नहीं हो रहा है? और इसीलिए हम लोगों के नालायकी के कारण आज हमारे बच्चे अमेरिका में अगर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, उनको अपमान सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे नेताओं ने अपने देश का काम लगाना शुरू कर दिया, काम लगाना शुरू कर दिया। इसलिए दूसरे देश के लोग पहले इसको गुरु बोलते थे, भारत विश्व गुरु था, उसको पूजा जाता था। आज बेइज्जती करके हथकड़ियां लगा के यहाँ के युवाओं को प्लेन के माध्यम से इधर भेजा जाता है, और बोला जाता है कि 21 घंटे के अंदर आओ, नहीं तो 1 लाख के बजाय 28 लाख लगेंगे आपको। आदेश जारी कर दिया जाता है और टेरिफ लगाए जा रहे हैं, और हम लोग अपने यहाँ की व्यवस्था सुधारने में कामयाब नहीं है। हम इन चोर और बदमाश और लुटेरे, हमें संविधान का शासन लागू करने के लिए काम करना चाहिए। मैं वामन मेश्राम साहब को बोलता हूं कि आप आजादी का आंदोलन चला रहे हो, लेकिन धम्म के साथ में चलाओ, धम्म के साथ में चलाओ। आप हीरो मत बनो। आप बोलो कि मेरे जाने के बाद भी लोग हीरो रहेंगे, व्यक्तिगत मत बोलो, हीरो बनाओ, क्योंकि हमारे लोग सबसे ज्यादा बेवकूफी वही कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अकेले हीरो थे, बनाकर आपस में गाली गलौज करता है, और सोशल मीडिया के अंदर में पेपर्स निकालते हो कि इसने इतना चंदा खाया। और आपको पता है भारत सरकार का कितना बजट है? भारत सरकार का कितना बजट है? और आपको मैं बताऊं कि आपके लोग कितने, अगर आप 85-90% लोगों की बात कर रहे हो, तो हमारे लोग रात में जो खाना खाते और दिन में जो हगने जाते हो, कितना रुपए का खाना खाते मालूम है आपको? अगर एफएमसीजी की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि आज के डेट में अगर नई गणना की जाए तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा का हम एफएमसीजी के अंदर में टर्नओवर कर रहे हैं भारत के अंदर में। और उसमें अगर बांटने की बात की जाए तो करीबन हम
10 से 15 लाख करोड़ रुपए उसमें केवल लोगों का प्रॉफिट बांट रहे हैं कि इधर का सामान उधर करने के लिए। तो हम अपने बिजनेस संस्थान खड़े नहीं कर पा रहे। हमारे दुश्मनों की बहुत सारी संस्थान खड़ी है, हमारी है नहीं। हम उधर ध्यान नहीं दे रहे, हम उधर ध्यान नहीं दे रहे। आपके आंदोलनों का पुनरुद्धार करना है। जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलनों का, जो बाबा साहब ने जो बेस दिया है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेस दिया है उस बेस, उस फंडामेंटल को लेके, क्योंकि भारत के अंदर हमें समानता, बंधुत्व, न्याय का साम्राज्य स्थापित करना है। हमें एक अच्छाई का साम्राज्य स्थापित करना है। केवल वेश्यागमन करने वाले, दारू पीने वाले, अंधविश्वास में जीने वाले लोगों की हत्याएं करने वाले लोगों के भरोसे पे आप अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते हो। ये जो साधु घूम रहे हैं, जिनको 2 टके की अकल नहीं है, कुछ का कुछ व्यवहारिकता में बोल रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, उनको उनके साथ में नहीं जा सकते। हमारा मकसद अच्छाई को रोकना नहीं, हमारा मकसद है बुराई को रोकना। हमारा मकसद है अच्छाई को फलने फूलने देना। चाहे ब्राह्मणों के अंदर में अच्छाई है, उनकी प्रशंसा करेंगे, बनियों के अंदर में अच्छाई हम प्रशंसा करेंगे, मुस्लिमों के अंदर अच्छाई हम प्रशंसा करेंगे, SC ST OBC के अंदर में अच्छाई हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। जो बुराई है उसको खत्म करना। और राइट्स दिए, दोनों सदनों को राइट्स दिए कि अगर मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा हो तो आप उसको रोको। मौलिक अधिकार, मानवता का जीने का आधार, पानी पीने का अधिकार, रहने का अधिकार, सम्मान से पढ़ने का अधिकार, और आज आपने उस दरिंदगी फैलाना शुरू कर रहे। इतना सिस्टम गड़बड़ कर रहे हैं कि अभी तो खोलता हुआ खून जैसा है लोगों के दिमाग में, वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग रक्त रंजित क्रांति को दबा रहे हैं। हम नहीं चाहते इस देश के अंदर में, हम नहीं चाहते कि कोई मार्क्सवाद के नाम पे कोई नक्सली बन के तैयार होए। हमें इस देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए काम करना है। हमें इस देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए काम करना है, क्योंकि अब राइट टाइम, राइट समय आ गया है। अब मैं उन फोकट के खाने वाले पेंशनरों से कहता हूँ, फोकट के खाने वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने नौकरी की है, 30 साल पैसा कमाया है, और घर में बैठ के अभी तुम पेंशन खा रहे हो और सो रहे हो टीवी देख के, सीरियल देख के, है ना। तो तुम कुत्ते की मौत मरने वाले हो। कुत्ते की मौत इसलिए मरने वाले हो कि तुमने अपने जीवन में, तो एक तो तुम्हारा जीवन काय के लिए हुआ था, केवल नौकरी जैसे गधे जैसी नौकरी करके और पेंशन खाने के लिए नहीं हुआ। पहली चीज समझ लो, तुम्हें जो नौकरी मिली या जो अधिकार मिले वो बाबा साहब के पुण्य से मिले। उनके संघर्ष से कई लोगों ने अपना ये किया, बलिदान दिया, तब तुम्हें मिले। अब तुमने वो हासिल किया, पोस्ट हासिल किया, पैसा हासिल किया, अब जाके रोड पे आओ, तुमने जो ज्ञान अर्जन किया उन लोगों को ज्ञान दो कि जिनको जरूरत है, जहाँ पे मदद की जरूरत है वहाँ मदद दो। अपना मार्गदर्शन जो तुमने अच्छी अच्छी चीजें सिखाई उसको रखो मत अपने घर के अंदर में। लेकिन एक नालायक कौम तैयार हो गई, बिल्कुल टीवी के सामने बैठी है और बॉसगिरी हकाल रहे हो घर में बैठ के। जैसे पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ, जिस भी पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ, और अपनी पोस्ट को गले में लगा के समाज के अंदर घूम रहे हैं। वो रिटायर्ड आदमी नहीं बोल रहा है मैं IAS तो IAS ही है बन के घूम रहा है, IPS तो IPS ही बन के समाज में घूम रहा है। अरे भाई तुम्हारी पोस्ट छीन ली गई, अभी तुम रिटायर्ड हो गए हो, अब इंसान तो बनो, कम से कम इंसान बन के धरातल में आके तो काम करो। नहीं, लेकिन हकड़ हमको साफ बोलो, आते समाज के अंदर में महाराजा बन के आते। अरे तथागत से सीखो, कुछ बाबा साहब से सीखो। अनुयायी बाबा साहब के बनते हो, भाषण बाबा साहब पर देते हो, भाषण तथागत पर देते हो, भाषण कबीर साहब पे देते हो, भाषण रैदास साहब पे देते हो। फिर रैदास साहब की वाणी को क्यों नहीं अपनाते हो? वाणी को, वो वाणी तो समझो तो सही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हम तो केवल भाषण देंगे। वो भाषण देंगे, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ? और ऐसा ही मैं बहुत सारे भिक्षुओं के अंदर भी देखता हूँ। मेरे को आज उन्होंने खाने के लिए नहीं बुलाया, ये उपासक कैसे है, भोजन नहीं दे रहे, दान नहीं दे रहे। अरे भिक्षु जी, आप तथागत आपको मार्गदर्शन ऐसा ही कर रहे हैं क्या? तथागत क्या बोल रहा है आपको? चरवेते भिक्ख्यो चारिकम, भोजन सुखाय भोजन हिताय आदिन कल्याण। आप करो आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करो ना, लोगों को अच्छा बनाने के लिए काम करो। एक एक आदमी का महत्व इस लोकतंत्र के अंदर में। भिक्षु फुल टाइमर है, हमारा बहुत बड़ा महत्व है। तो उपासक भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और उनको रहने खाने की व्यवस्था कर। भिक्षु क्या करेंगे? भिक्षु हमें ज्ञान देंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, अपने आप को बड़े लेवल पर ले जाएंगे, अरहत पद तक ले जाएंगे, और वह ज्ञान हासिल करके हमें वो ज्ञान देंगे।
तो धम्म का ज्ञान देने का काम, धम्मदान देने का काम भिक्षु करेंगे, महा उपासक करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये करो, रिसर्च डेवलपमेंट करो, प्रिंटिंग प्रेस खोलो, नई नई बुक्स निकालो, प्रवचन तैयार करो, नए नए कारखाने खोलो, क्या कर सकते हो आप देखो तो सही। बोले नहीं मैं और मेरा बच्चा और हम लोग तो सब सुखी, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने अपने लिए सब कुछ कर लिया। अरे गधा भी अपने लिए जीता है। बाबा साहब कहता ना, जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। जानवर, जंगल में रहने वाला जानवर, वो भी घास चरता है और वो भी दूध पिला देता है और उसको भी पालन पोषण। तो तुमने अगर अपने बच्चों का पालन पोषण किया और नौकरी करके रिटायरमेंट हो गए तो तुम भी जानवर हो। फिर तुम्हारा और जानवरों का क्या मतलब है? फिर क्यों कह रहे हो कि समाज में हमको ऊपर ताजमहल जैसे बैठाना चाहिए और फिर फूलमाला पहनाना चाहिए और हमारी इज्जत करना चाहिए, और हमारे लोग हमारी इज्जत नहीं करते और हमारे लोग तो बड़े गधे हैं, बेवकूफ़ है। हाँ, तुमने गधे और बेवकूफ़ बना के रखा उनको, तुमने वो प्रचार प्रसार का काम नहीं किया, तुमने जानकारी नहीं प्रदान की। मैं तो तुम्हें मानता हूँ और मैं अपने आप को इस मामले में सबसे बड़ा गधा मांगता हूँ कि मैंने अभी तक वो काम नहीं किया, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। थोड़े लेवल पे किया, हाँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली घुसा। मैंने कहा चलो यार, लोग बोलते कि ये नहीं कर सकते तो वो भी करो, वो भी करो। और आज हम इतनी बड़ी क्रांति करेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी क्रांति करेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल के बाद आप देखना, लोग बोलेंगे इनके स्पीच ने हमको इंस्पायर किया इसलिए हम बड़े उद्योगपति है। लोग बोलेंगे और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बोले मुझे ऐसे लोग चाहिए जो का टर्नओवर, वो बोले मेरा कारपोरेशन 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है, वो बोले कि मेरा कारपोरेशन 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, वो बोले कि मेरा कारपोरेशन 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, वो बोले कि मेरा कारपोरेशन 1 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है। हमें ऐसे संस्थान ओपन करने। कोई बोले कि देखो कि इनके इंस्पिरेशन के कारण हमने धम्म स्कूल ओपन किए और धम्म स्कूल अभी 500 ने 1000 नहीं 10,000 पूरे भारत के अंदर में ओपन करवा दिए, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर में है और बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग का एजुकेशन दे रहे। कोई बोले कि हमने भी एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर शुरू कर दिए, कोई बोले हमारे मेडिटेशन सेंटर शुरू हुए, रिसर्च सेंटर शुरू हुए। तो जीवन का मतलब है कि नेचर के सिस्टम के साथ अपना एक सिस्टम क्रिएट करना, अच्छाई का सिस्टम। तो अष्टांगिक मार्ग दिया है तथागत ने, रिसर्च सारे फार्मूले है हमारे पास में। अभी हम लोग इस सदी के अंदर में सबसे जबरदस्त सदी के अंदर में यहाँ पर हमारे पास में नेट है, इंटरनेशनल जानकारी है, सारी चीज़ें। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर ये हो सकती कि अगर आपने रास्ता भटका दिया तो ये सदी आपके लिए खराब भी हो सकती है, ये सदी आपके लिए खराब भी हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिनके पास धम्म नहीं है, जिनके पास धम्म नहीं है, तथागत का धम्म नहीं है, आज आप देखो वहाँ पर फिलिस्तीनी और उधर गाजा पट्टी और उधर 2-2 साल से युद्ध चल रहे हैं, लाख लाख लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए, बच्चों के स्कूलों में बम गिराए गए हैं, जहाँ पर मानवतावाद खत्म हो गया है। आप देखो क्या हाल है लोगों की, खाने के लिए लोग परेशान हैं। तो एक तरह से अगर क्रांति होती भी है, शस्त्र वाली क्रांति इतनी अच्छी क्रांति नहीं है। अगर उसके अंदर मानवता नहीं है तो कब मारे जाओगे कोई पता नहीं चलेगा, कब छीनी जाएगी चीज़ें। इसलिए धम्म की क्रांति बहुत जरूरी है, मानवतावाद के अंदर मानवता निर्माण करना जरूरी है। इसलिए रामनो सुनो, अंधविश्वास फैलाने वाले प्रोग्राम बंद करो। तुम ये सोच रहे हो कि लोगों को मूड बना के, दारू पिला के और कथा करवा के और गड़बड़ करके हम हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं चलने वाला। तुम्हारी हिंदू राष्ट्र के चक्कर में भारत बहुत बार गुलाम हो चुका है, अंग्रेजों का गुलाम हुआ है, मुगलों का गुलाम हो चुका है। कितने मुगल आते थे? 55,000। अंग्रेज कितने आते थे? 1 लाख। 1 लाख आके तुम्हें गुलाम कर, तुम्हारे ऊपर सटके लगा रहे थे वो। बाद में तुम अपने और बोलते हो हमारे ऊपर यह हुआ, हमारे को कश्मीर से भगाया। क्यों भगाया? तथागत के आंदोलन के कारण भगाया। तुमने वर्ण व्यवस्था बनाई, तुमने अपने आप को कमजोर किया, बोले 6% क्षत्रिय करेंगे। अब इस देश के अंदर आए हो, विदेश से आए हो तो आओ, रहो, अच्छे रहो ना, इंसान बन के रहो ना। लेकिन तुम फिर ये सोच रहे हो कि हम भी अंग्रेजों जैसी 1 लाख उन्होंने किया तो हम भी अपना शासन करेंगे, हम अपना धर्म चलाएंगे। तो ये तुम्हारे 2 टके के साधु, 2 टके के शंकराचार्य जो आके वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात करते, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात करते, ये करना बंद कर दो। नहीं तो आने वाले समय में पब्लिक आके तुम्हें वहां पे मंच पर पीटेगी तो फिर मत बोलना भाई साहब। पब्लिक पीटेगी, पब्लिक बहुत गुस्से में है। हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, हम तो बोलते हैं भाई कि ऐसा नहीं करो, ऐसा आंदोलन हमें नहीं करना है। तो तुम अपने आप को अभी होशियार बनना बंद करो। तुम ये बोलो कि पब्लिक को मालूम नहीं, पब्लिक को सब मालूम है, इंटरनेट का जमाना है, सारी चीज जानती है। तुमने क्या प्रोग्राम किया, तुमने कहाँ बैठे, तुमने कौन से प्लानिंग के तहत कितना क्या करोगे मालूम है। क्राम, क्रोध, लोभ, देश, मोह के अंदर में आदमी क्या क्या पॉलिसी करता है, एक तो एक पकड़ में आता है। आजकल तो फेस रीडिंग से पता चलता है कि आदमी गुंडा है कि बदमाश। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, फेस रीडिंग से पता चलता है, आपके बोलने से पता चलता है कि आप डर के बोल रहे हो, खुश होके बोल रहे हो कि आप
और आपके इंटेंशन से पता चलता है आपका इंटेंशन क्या है, कौन नहीं बोलता है। इसलिए तो मैंने कहा, एक हमारे प्रिंस एसीएस मित्र थे, वो जेल विभाग के प्रमुख बने और मैं उनके सामने बोला कि आप ये जेल के अंदर लोगों को ले जा रहे हो और फिर बाहर निकाल रहे हो। मैंने कहा इसका प्रशिक्षण स्थल होने चाहिए जेल, क्योंकि मेंटल पे काम होना चाहिए, क्योंकि मेंटल के कारण आदमी अपराध कर रहा है। इसको एक सुधार गृह बनाओ, नहीं तो एक बलात्कारी जाता है और बाद में बाहर निकलता है फिर बलात्कार करता है, तो तुमने जेल में रख के उसको क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर एक बदमाश को अंदर घुसेड़ दिया और फिर उसको बाहर निकाला और फिर बदमाशी के जैसा आया, तो तुमने वहां रख के किया क्या? तुमने केवल एक जानवर को पाला है वहां पे, फिर खाना देके जिंदा रखा है उसको। हमारी सरकारी इतनी मूर्ख है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चला नहीं पा रही ढंग से। ये नेता इतने मूर्ख है, पैसा बटोरने में लगे हैं चारों तरफ से, ये लूं कि ये जमीन लूं कि इधर से मिलूं कि उधर से लूं। ये आईएएस वाली टीम है, ये सब जबर तरीके से उनके लिए काम कर रहे हैं कि साहब बताओ बताओ आपका आदेश हम पालन कर। आप गधो, ये तो देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कौन सा लॉ बना है, उनको सजेशन तो करो कि लोगों की हित में ये है। नहीं नहीं नहीं, हमारे को कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे नहीं उनके सामने। हम कैबिनेट का कोई भी प्रस्ताव पारित होने देंगे, हम कुछ नहीं आवाज उठाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमने ये आईएएस के ऊपर से विश्वास ही हटा दिया कि तुम हमारे समाज के लिए कुछ करोगे। हमको ये मालूम है तुम आदेश का पालन कर सकते हो और थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन बाबा साहब जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए इंडिपेंडेंस होने की जरूरत है। इसलिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वकील लोगों की है। वकीलों को अपना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। सबसे नंबर 1 पे वकीलों को कैडर करो, वकीलों को कैडराइज करो धम्म के बारे में, क्योंकि संविधान की लड़ाई शुरू है, संवैधानिक लड़ाई है। दूसरे लेवल पर डॉक्टरों की, डॉक्टर लोगों की जान बचाएंगे, क्योंकि लोग अटैक से बहुत मर रहे हैं, क्योंकि लोग हमारा एसेट है और इसलिए मर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होता क्या भोजन करना है, क्या खाना है, कहाँ इलाज लेना है, क्या नहीं करना है। वो समझते हैं कि एलोपैथी में सारी दवाइयाँ हैं, हम बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहला डॉक्टर हमें अच्छा बनना है कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना और कैसे रहना है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे, हम अच्छा रहेंगे तो पहले वेलनेस इंडस्ट्री आती है। और ये पेड़ पौधे और नेचर ने हमें सारा वेलनेस दिया है, तो इधर हमने व्यवसाय लगाने की जरूरत है ना। अभी हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जाओ, वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जाओ। अरे सिकनेस इंडस्ट्री, बीमारी वाली इंडस्ट्री में बाद में जाना, पहले वेलनेस तो हो जाओ, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। नहीं, लोग बोले हम कैसी भी गाड़ी चलाएंगे, कितने भी स्पीड चलाएंगे, कुछ भी पेट्रोल डालेंगे और खराब होगी तो है ना मैकेनिक, है ना, ऐसी समझते हैं। एक्सीडेंट हो गया तो पता चला गाड़ी खराब हो गया, आदमी भी नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि सिकनेस इंडस्ट्री का बहुत गुणगान कर रहे हो। सिकनेस इंडस्ट्री बुरी इंडस्ट्री नहीं, अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये उस वक्त है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब जाना है वहां पे। इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री नंबर 1 पे होनी चाहिए हमारी। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये शरीर आपका बीमार होने के लिए नहीं है ना। तीसरा एजुकेशन है मेंटल एजुकेशन। मेंटल एजुकेशन में है चित्त का एजुकेशन और माइंड का एजुकेशन। माइंड हमारा इंद्रियों के साथ जुड़ा है, तो हमारे इंद्रियों को माइंड को प्रशिक्षित करने, तो माइंड को प्रशिक्षित करने वाले प्रोग्राम चलने चाहिए। माइंड विचारों पे काम चलता है, तो सबसे पहले अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाना है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि के अंदर क्या है, पॉजिटिव थॉट। कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, दुख मुक्ति का मार्ग। 4 आर्य सत्य क्या है, दुख मुक्ति का रास्ता, कि दुख है तो उसके कारण है, दुख निवारण है तो निवारण का मार्ग है। मार्ग की बात है 4 आर्य सत्य। प्रतित्व समुत्पाय कि जो चीजें, जो परिणाम आ रहा है उसका कोई कारण है। तो कारण क्या है कि हम जो घटनाक्रम करते, हम जो सोचते उसी का रिजल्ट आता है। इसलिए अपना एक्सेप्टेशन अच्छा करना और उसके अनुसार वर्क करना है। फिर उस एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो उसका संगठन तैयार करना होगा। हमको स्पेशलाइज संगठन की जरूरत है कि हर डिपार्टमेंट होता है एक अलग अलग, वैसा ही हमारे संगठन होना चाहिए। क्योंकि अकेला आदमी जो काम करेगा तो उसका एक लेवल होता है, वो कर्मचारी बन सकता है या सेल्फ एम्प्लॉय बनता है। लेकिन अगर आपको बड़ा कारपोरेशन चलाना है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, बिजनेस चलाना है, राजनीतिक चलाना है, तो वहाँ पे फिर आपका संगठन काम करता है। और संगठन कौन चला सकता है, जो एजुकेटेड है। इसलिए हमारा एजुकेशन वो संगठन चलाने वाला एजुकेशन होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम धम्म का संगठन चलाते तो धम्म की हमारी स्टडी होना चाहिए। अगर हम बिजनेस का संगठन चलाते तो बिजनेस पे हमारी स्टडी होना चाहिए। हम डॉक्टर है तो डॉक्टरों का संगठन है तो डॉक्टर पर हमारी स्टडी होनी चाहिए। जो हमारी स्टडी है उस हिसाब से हम वो संगठन को ये कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए हर आदमी के पास हर लेवल का ज्ञान एक ही तरीके का नहीं होता। इसलिए